हेलो एवरीवन, दृष्टिकोण इंस्टीट्यूट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने इमरजेंसी चैप्टर को स्टार्ट किया हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इमरजेंसी चैप्टर को हमने स्टार्ट किया हुआ है और आज हम इमरजेंसी चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। वो टोटल 100 क्वेश्चन है, जिसमें से मतलब क्या है, मेजोरिटी चांस होते हैं कि अगर हम 100 क्वेश्चन हर चैप्टर में से करते हैं तो उसमें से क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांस हो जाते हैं ना। और ऑलरेडी हमने इमरजेंसी चैप्टर को अच्छे से डिस्कस कर लिया है, उसका हर एक चीज अच्छे से समझ लिया है। तो हमें ये 100 क्वेश्चन वैसे तो आपको पहले ही आने चाहिए, क्योंकि अगर आपने अच्छे से किया होगा वो सब कुछ, तो आपके लिए ये क्वेश्चन सोल्व करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन अगर आप किसी कारणवश नहीं कर पाए हैं, तो ये क्वेश्चन यहाँ से क्या होगा, अगर आपको कोई टॉपिक रह जाता है, फिर बीच में कोई लाइन आप सुनना भूल जाते हैं, फिर कुछ काम भी आ जाता है जैसे बीच में वीडियो सुनते सुनते, तो ये 100 क्वेश्चन में से वो कवर हो जाएगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इमरजेंसी प्रोविजंस। भारतीय संविधान का कौन सा भाग आपातकाल उपबंधों के बाद संबंधित है, आपातकालीन उपबंधों से संबंधित है। तो कौन सा भाग है, भाग 18। हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में बताया था कि हमारा संविधान अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें भाग 18 हमें किसके बारे में बताता है, इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में बताता है, आपातकालीन उपबंध के बारे में बताता है। इसका अनुच्छेद 352 से 360 हमें इसके बारे में जानकारी देता है। तो मैं ज़्यादा इसमें मतलब समझाने की तरफ नहीं जाऊँगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने समझ लिया है पिछली लास्ट की 2 वीडियोज़ में। अगर कोई बच्चा अभी अभी स्टार्टिंग में ही ये वीडियो देख रहा है, तो पहले आप पहले वो 2 वीडियो देखिए, इमरजेंसी का पार्ट 1 और इमरजेंसी पार्ट 2, ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आए। तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज विच आर्टिकल प्रोवाइड फॉर नेशनल इमरजेंसी। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित किया जाता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल की बात हो रही है, तो अनुच्छेद 352 के तहत वह घोषित किया जाता है। विच आर्टिकल डील्स विद द प्रेसिडेंट रूल। राष्ट्रपति शासन के साथ कौन सा आर्टिकल कार्य करता है। आर्टिकल 356। विच आर्टिकल डील्स विद फाइनेंशियल इमरजेंसी। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित किया जाता है। आर्टिकल 360 के तहत। हाउ मेनी टाइप ऑफ इमरजेंसीज आर प्रोवाइडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो भारतीय संविधान है उसमें कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। तो कुल 3 प्रकार के जो आपातकाल है उसका प्रावधान हमारे संविधान के अंदर दिया गया है। ऑन हुज कॉन्स्टिट्यूशन आर द इमरजेंसी प्रोविजंस ऑफ इंडिया मेनली बेस्ड। यानी कि भारत के आपातकालीन उपबंध मुख्यतः किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो ये जर्मनी के वाइमर संविधान से प्रेरित है। आगे देखिए, ऑन विच ग्राउंड्स कैन नेशनल इमरजेंसी बी डिक्लेयर्ड। राष्ट्रीय आपातकाल किन आधारों पर घोषित किया जा सकता है। तो किन आधारों पर, वॉर युद्ध के आधार पर, एक्सटर्नल एग्रेशन बाह्य आक्रमण के आधार पर, और आर्म्ड रिबेलियन यानी कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। यानी कि अगर सेना विद्रोह कर दे तो उस कंडीशन में क्या है, नेशनल इमरजेंसी घोषणा की जा सकती है। विच एक्सप्रेशन रिप्लेस्ड इंटरनल डिस्टर्बेंस थ्रू द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 44वें संविधान संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर कौन सा शाब्दिक शब्द जोड़ा गया है। तो क्या जोड़ा गया है, आर्म्ड रिबेलियन जोड़ा गया है, सशस्त्र विद्रोह की जगह पे जोड़ा गया है। आगे विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिप्लेस्ड द इंटरनल डिस्टर्बेंस। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इंटरनल है, क्या है, इंटरनल डिस्टर्बेंस विद आर्म्ड रिबेलियन। किस संविधान संशोधन ने आंतरिक अशांति को सशस्त्र विद्रोह से प्रतिस्थापित किया। तो किसने किया है, 44वें संविधान संशोधन ने। किसने किया है, 44वें संविधान संशोधन ने किया है। हु प्रोक्लेम्स ए नेशनल इमरजेंसी। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है। तो कौन करता है, प्रेसिडेंट। हमें पता है कि तीनों जो इमरजेंसी है हमारी, जो राष्ट्रीय आपातकाल है, राष्ट्रपति शासन है, और जो वित्तीय आपातकाल है, तीनों की घोषणा प्रेसिडेंट करते हैं। और नेशनल इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम्ड ओनली ऑन हुज रिटन रिकमेंडेशन। किसकी जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो केवल किसकी लिखित सिफारिश पर घोषित किया जा सकता है। तो किसकी सिफारिश पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर। कौन से संविधान संशोधन द्वारा ये किया गया था, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ये किया गया था। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया था, ये एक्ट को लेके आया गया था कि क्या है, कैबिनेट की रिटर्न रिकमेंडेशन होनी चाहिए। आगे देखो, विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मेड द रिटर्न रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट मैंडेटरी। आप वापस से क्या है, 44वां संविधान संशोधन। किस संशोधन ने मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश को अनिवार्य बताया था, 44वें संविधान संशोधन ने। विद इन हाउ मेनी डेज नेशनल इमरजेंसी बी अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट। कितने दिनों में जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसको पार्लियामेंट से अप्रूव करवाया जाना चाहिए। तो 1 महीने में। ठीक है, 1 महीने के अंदर अंदर उसको संसद से जो है पास करवाना होता है। विच टाइप ऑफ मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड फॉर अप्रूवल ऑफ नेशनल इमरजेंसी। राष्ट्रीय आपातकाल के अनुमोदन के लिए किस प्रकार की बहुमत की आवश्यकता होती है। तो विशेष बहुमत की, स्पेशल मेजोरिटी की आवश्यकता होती है। तो आगे देखते हैं।
वंस अप्रूव्ड नेशनल इमरजेंसी रिमेन्स इन फोर्स फॉर हाउ लॉन्ग, यानी कि संसद द्वारा अनुमोदन के बाद राष्ट्रीय आपातकाल कितने समय तक प्रभावी रहता है। तो एक बारी में 6 महीने तक वो क्या रह सकता है, प्रभावी रह सकता है। उसके बाद आगे कंटिन्यू करने के लिए फिर से 6 महीने मतलब वापस से क्या है, सेम प्रोसेस को फॉलो करना होगा, संसद से अप्रूव करवाना होगा। कैन नेशनल इमरजेंसी बी एक्सटेंडेड रिपीटेडली? यस, एवरी 6 मंथ विद पार्लियामेंट्री अप्रूवल। संसद की स्वीकृति के बाद प्रत्येक 6 माह के लिए इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। विच हाउस कैन इनिशिएट द रिजोल्यूशन फॉर रिवोकेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी? राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करने का प्रस्ताव किस सदन में प्रारंभ किया जा सकता है? तो किस में किया जा सकता है? ये लोकसभा में। ठीक है, याद रखना, लोकसभा में प्रस्ताव लाया जा सकता है कि जो राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करने का। ठीक है, राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता, लेकिन जब लगाना हो तो किसी भी उसमें लाया जा सकता है, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी। यानी कि जब हमें आपातकाल लगाना है तो हम लोकसभा में भी प्रस्ताव लेके आना होगा और राज्यसभा में भी। ठीक है, लेकिन हटाने के लिए सिर्फ लोकसभा में लेके आ सकते हैं। What minimum number of Lok Sabha member can request a special sitting to consider revocation of national emergency? राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करने हेतु विशेष बैठक बुलाने के लिए लोकसभा के कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो देखो, ये कब बुलाई जाती है? देखो, मान लेते हैं कोई राष्ट्र जो क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है और उस समय पर क्या है, जो संसद है वो कार्यरत नहीं है, उस समय पर संसद का कोई सत्र नहीं चल रहा है, यानी कि जो ग्रीष्मकालीन सत्र होता है या फिर जो हमारा जो विंटर सेशन होता है, जो शरद ऋतु वाला सत्र होता है, वो कार्य उस समय पर कार्य नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं उस समय पर, सॉरी, ग्रीष्मकालीन होता है वो, मानसून कालीन होता है। ठीक है, मानसून सेशन कहते हैं उसको, और एक होता है हमारा विंटर सेशन। ठीक है, मान लेते हैं दोनों सेशन उस समय पर कार्य नहीं कर रहे हैं, तो उस समय पर क्या होगा, उस समय पर जो लोकसभा के कुल सदस्यों का 1/10 सदस्य, ठीक है, लोकसभा के कुल सदस्यों का 1/10 सदस्य मिलके क्या करेंगे, जो स्पीकर होंगे, ठीक है, क्या होंगे, जो 1/10 सदस्य होंगे, यानी कि अगर मान लेते हैं कुल जितनी भी संख्या उसका 1/10 लोग, जो जनसंख्या होगी, लोग होंगे, वो क्या करेंगे, ये सिफारिश करेंगे स्पीकर से कि वो एक विशेष सत्र बुलाए और जो है राष्ट्र जो मतलब ये आपातकाल लगा हुआ है उसको समाप्त करने के लिए मोशन लेके आए। ठीक है, तो क्या है, राष्ट्र स्पीकर क्या है, जो मतलब लोगों क्या करेगा, वो एक विशेष सत्र की घोषणा करेगा और वहां पर क्या होगा, जो हमारा आपातकाल लगा हुआ है उसको उठाने के लिए मोशन लेके आया जाएगा, एक वापस से क्या लेके आया जाएगा, कानून लेके आया जाएगा, बिल लेके आया जाएगा। Which article deals with suspension of fundamental rights granted under Article 19? कौन सा आर्टिकल अनुच्छेद 19 के अधिकारों के निलंबन से संबंधित अनुच्छेद है? तो क्या है, आर्टिकल 358। तो जब नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है तो वो अगर 358 के तहत लगाई गई है, ठीक है, क्या है, 300, वैसे तो नेशनल इमरजेंसी लगाने के लिए 352 का उपयोग किया जाता है, लेकिन 352 के साथ एक आर्टिकल और जोड़ा जाता है जो है 358 या 359। ठीक है, तो अगर 358 के तहत लगाई गई है तो उसमें क्या होगा, आर्टिकल 19 के सभी अधिकार एकदम से समाप्त हो जाते हैं। अगर 359 के तहत लगाई गई है तो आर्टिकल 19 के तो समाप्त होते ही हैं, साथ में जो संसद है वो बाकी के कुछ अधिकार को भी क्या कर सकती है, खत्म कर सकती है, कुछ समय के लिए सस्पेंड कर सकती है, संसद नहीं, राष्ट्रपति जी। ठीक है, तो कुछ समय के लिए उसको सस्पेंड कर सकते हैं, जैसे ही जो हमारी इमरजेंसी है वो खत्म होगी, वापस से वो अधिकार बहाल कर दिए जाएंगे। इसमें दो एक्सेप्शन है, एक है हमारा अनुच्छेद 20 और एक है 21। इनको कभी भी किसी भी कंडीशन में क्या है, सस्पेंड नहीं किया जा सकता। इनके अलावा बाकी आर्टिकल्स को इमरजेंसी के टाइम पे, नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड किया जा सकता है अगर वो 359 के तहत। अगर 358 के तहत होगी तो सिर्फ आर्टिकल 19 को सस्पेंड किया जाएगा। ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 358 इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड ऑन विच ग्राउंड? तो जो 358 है वो केवल किस ग्राउंड पे लगाया जाता है, जब वो एक्सटर्नल एग्रेशन हो, उस समय पर क्या किया जाता है, आर्टिकल 358 का यूज किया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर इंटरनल इमरजेंसी हो तो आर्टिकल 359 के तहत वो लगाई जाती है। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिस्ट्रिक्टेड आर्टिकल 358 ओनली टू वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन? तो कौन सा संविधान संशोधन था? 44वां संविधान संशोधन था। राष्ट्रपति के अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर मौलिक अधिकारों के परिवर्तन को निलंबन करने की शक्ति किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है? हमने अभी डिस्कस किया है आर्टिकल 359 के। आगे देखते हैं, तो आगे देखो, 44वें संविधान संशोधन के बाद राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन से मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते? कौन से अधिकार 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20-21 की सुरक्षा किस संविधान संशोधन द्वारा? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा।
क्या विभिन्न अधिकार आधारों पर राष्ट्रीय आपातकाल की अलग अलग घोषणाएं की जा सकती हैं? बिल्कुल हाँ, की जा सकती है। अगर ऑलरेडी एक आपातकाल लगाया गया है, अगर वो एक्सटर्नल या इंटरनल बेस पे, मान लेते हैं एक्सटर्नल बेस पे था, ठीक है, बाह्य आक्रमण के कारण लगाया गया था, तो अगर वापस से आपातकाल लगाना है तो इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेस पे वो लगाया जा सकता है, ठीक है, एक साथ घोषणा उसकी की जा सकती है। विच आर्टिकल एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू इम्पोज प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट? कौन सा आर्टिकल है जो राष्ट्रपति शासन लागू करने की शक्ति देता है किसको? राष्ट्रपति को। तो अनुच्छेद 356 देता है, ठीक है, कौन सा देता है? अनुच्छेद 356। प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज ड्यू टू फेलियर ऑफ व्हाट? राष्ट्रपति शासन किसकी विफलता के कारण लगाया जाता है? राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण। राज्यों की रक्षा करना संघ का कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित है? 355 में ये वर्णित है, ठीक है, आर्टिकल 355। शायद हमारे वीडियो में भी नहीं हो पाया है, तो आर्टिकल 355 क्या कहता है कि राज्य, ये संघ का कर्तव्य है कि वो राज्यों की रक्षा करे, ठीक है। राज्यों की रक्षा करने का क्या मतलब है? राज्य में जो राज्य की सरकार है वो संविधान के हिसाब से चले, इसी तो इसका कर्तव्य किसको दिया गया है? केंद्र सरकार को दिया गया है। और अगर राज्य संविधान के हिसाब से नहीं चलते हैं तो केंद्र सरकार को ये पावर दी गई है कि वो क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति शासन को लागू कर सकते हैं। राष्ट्रपति शासन सामान्यतः किस की रिपोर्ट पर लगाया जाता है? तो किसकी रिपोर्ट पे? गवर्नर की रिपोर्ट पे लगाया जाता है। क्या राज्यपाल की रिपोर्ट के बिना भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? बिल्कुल हाँ, लगाया जा सकता है। अगर राष्ट्रपति खुद इस बात से संतुष्ट हो जाएं कि हाँ, जो राज्य की सरकार है वो क्या है, संविधान के हिसाब से नहीं चल रही है, तो उसमें कंडीशन पर क्या होगा? वो राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर देंगे। Within how many months must the proclamation of president rule be approved from parliament? यानी कि राष्ट्रपति शासन की घोषणा को संसद द्वारा कितने समय के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए? तो कितने कितने समय के भीतर? 2 महीने के अंदर अंदर उसको पास करना होगा दोनों संसद के दोनों जो हमारे हाउस होते हैं उनसे, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा से। प्रेसिडेंट रूल को अप्रूव करने के लिए किस बहुमत की आवश्यकता होती है? तो हमने पढ़ा है किस बहुमत की? सिंपल मेजोरिटी की आवश्यकता होती है। स्पेशल बहुमत की आवश्यकता केवल दो एक केस में है, वो हमारी नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। उसके अलावा जो हमारी राष्ट्रपति शासन है और फाइनेंशियल इमरजेंसी है, वित्तीय आपातकाल है, उसमें सिंपल मेजोरिटी से हम बिल को पास करवा सकते हैं। आफ्टर अप्रूवल प्रेसिडेंट रूल रिमेन्स इन फोर्स फॉर हाउ लॉन्ग? संसद द्वारा अनुमोदित होने के बाद राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए क्या रहता है? प्रभावी रहता है। तो कितने समय के लिए? 6 माह के लिए प्रभावी रहता है। तो प्रेसिडेंट रूल की सामान्य अवधि कितनी होती है? 3 वर्ष तक के लिए होती है, ठीक है, 3 वर्ष तक प्रेसिडेंट रूल को लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन को 1 वर्ष से आगे बढ़ाने के लिए कितनी शर्तों का पूरा होना चाहिए? 2 शर्तों का पूरा होना चाहिए। या तो वहाँ पूरे देश में क्या हो, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो चुकी हो, क्या है, नेशनल इमरजेंसी ऑलरेडी घोषित की गई हो देश के अंदर, या फिर क्या है, चुनाव आयोग ये कहे कि उस एरिया के अंदर अभी क्या है, चुनाव करवाने संभव नहीं है, तो उस समय पर क्या होगा, जो राष्ट्रपति शासन है उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन को 1 वर्ष से अधिक बढ़ाने हेतु एक शर्त का नाम बताइए। तो क्या है? पूरे राज्य के किसी भाग में राष्ट्रीय आपातकाल लागू होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए? पूरे देश में या किसी भाग में, देश के किसी भाग में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो। यहाँ से एक चीज और, यानी कि जो आपातकाल है वो पूरे देश, राज्य के पूरे देश में भी लगाया जा सकता है या उसके किसी भाग के अंदर भी लगाया जा सकता है, यानी कि केवल एक राज्य के अंदर भी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। आगे देखते हैं, व्हाट इज द सेकंड कंडीशन फॉर एक्सटेंडिंग प्रेसिडेंट रूल? क्या है? निर्वाचन आयोग प्रमाणित करे कि चुनाव करवाना संभव नहीं है, इलेक्शन कमीशन ये प्रमाणित करे। कि संविधान संशोधन ने राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 3 वर्ष से घटाकर 1 वर्ष कर दी? 44वें संविधान संशोधन ने। कि संविधान संशोधन ने कुछ शर्तों के अधीन राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि पुनः 3 वर्ष कर दी थी, तो वापिस से 59वां संविधान संशोधन किया गया था। देखो 44 में क्या किया था कि 3 साल तक नहीं लगा सकते राष्ट्रपति शासन, केवल क्या है, 1 वर्ष तक लगा सकते हैं। लेकिन फिर से क्या हुआ, 59वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके द्वारा वापिस से इसकी जो मतलब लगाने की जो वो थी टाइम लाइन थी, उसको वापस से बढ़ा के 3 साल तक कर दिया कि 3 साल तक इसको लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किसके माध्यम से किया जाता है? तो राष्ट्रपति की ओर से राज्यपाल के द्वारा राज्य की कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव का जो है प्रयोग किया जाता है। क्या राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य विधानसभा को भंग किया जा सकता है? बिल्कुल हाँ, राष्ट्रपति शासन के दौरान जो राज्य की विधानसभा है उसको भंग किया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य विधान मंडल की विधायी शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? तो संसद करती है, हमारी पार्लियामेंट करती है। क्या राष्ट्रपति शासन के दौरान संसद राज्य की विधि निर्माण शक्ति राष्ट्रपति को सौंप सकती है? बिल्कुल हाँ, सौंप सकती है।
अनुच्छेद 356 के से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय क्या है? तो एसआर बोमई केस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि राष्ट्रपति शासन को किन किन जगहों पर सही माना जाएगा। ठीक है, किन किन स्थितियों में राष्ट्रपति शासन को लगाया जा सकता है और किन स्थितियों में इसको अवैध माना जाएगा। तो एसआर बोमई केस कब हुआ था? 1994 में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद कर लेना चाहिए। ठीक है, ये क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए आपको, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। उसके अलावा किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जो अ, मतलब जो हम उद्घोषणा करते हैं राष्ट्रपति शासन की, वो न्यायिक समीक्षा के अधीन है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? उद्घोषणा आएगी। क्या आएगी? उद्घोषणा। उसको देख लेना आप। ठीक है, तो कौन सा केस था वो? एस आर बोमई केस। ठीक है, कौन सा केस था? एस आर बोमई केस। कैन द प्रेसिडेंट डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बिफोर पार्लियामेंट्री अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट रूल? क्या संसद की स्वीकृति से पहले राष्ट्रपति राज्य विधानसभा को भंग कर सकता है? नहीं कर सकते। संसद की पहले अनुमति लेनी होगी। तब तक सिर्फ क्या किया जा सकता है? जब तक संसद की अनुमति नहीं मिलती, उसको सस्पेंड किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? उसको सस्पेंड किया जा सकता है। ठीक है, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर फाइनेंशियल इमरजेंसी? फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में अनुच्छेद 360। फाइनेंशियल इमरजेंसी को कब लगाया जा सकता है? जब भारत या उसके बाद की वित्तीय स्थिरता अथवा साख को खतरा हो। उस कंडीशन में क्या लगाया जा सकता है? फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा की जा सकती है। घोषणा कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति घोषणा करने का कार्य करते हैं। क्या भारत में अब तक कभी वित्तीय आपातकाल घोषणा की गई है? नहीं की गई है। 1991 में एक बार मौका आया था जब राष्ट्रीय जो क्या है वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का की जा सकती थी। ठीक है, केवल 7 दिनों का जो है हमारे पास फॉरेन रिजर्व बचा हुआ था, लेकिन फिर क्या हुआ? फिर भी इसकी घोषणा करने की नौबत नहीं आई। वित्तीय आपातकाल की घोषणा को संसद द्वारा कितने समय के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए? सेम 2 महीने। देखो, जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसके लिए 1 महीना दिया गया है, बाकी जो राष्ट्रपति शासन है और फाइनेंशियल इमरजेंसी है उसके लिए हमें 2 महीने का समय दिया गया है। आगे देखो, वित्तीय आपातकाल के अनुमोदन के लिए किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? सिंपल मेजोरिटी की, साधारण बहुमत की हमें आवश्यकता होती है। संसद द्वारा अनुमोदन के बाद वित्तीय आपातकाल कितने समय तक प्रभावी रहता है? तो जब तक राष्ट्रपति से वापस नहीं ले लेता तब तक फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी रहेगी। क्या वित्तीय आपातकाल की कोई अधिकतम समय सीमा निर्धारित है? नहीं, कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं है। एक जब तक मतलब राष्ट्रपति चाहेंगे चलती रहेगी, इसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। जैसे बाकियों की गई है, इसकी कोई समय सीमा नहीं है। वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्यों को वित्तीय अनुशासन का पालन करने का निर्देश कौन देता है? तो भारत के राष्ट्रपति उनको निर्देश देते हैं। ठीक है, कि उनको अपने वित्तीय जो खर्चे हैं उनको किस प्रकार से करना है। आगे देखो, वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति राज्यों के किस प्रकार के विधेयकों को अपने विचार हेतु सुरक्षित रखने का निर्देश दे सकता है? तो मनी बिल्स, जो धन विधेयक होते हैं, और दूसरे फाइनेंशियल बिल है, जो अन्य वित्तीय विधेयक है, उनको राष्ट्रपति क्या कर सकता है? अपने पास पहले देखने के लिए उसको सुरक्षित रख सकता है। तो ये सब चीजें जब हम प्रेसिडेंट वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर हम जो राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे, वहां पर हम इस चीज को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अलावा कुछ और चैप्टर्स में जब हम बाकी चैप्टर भी करेंगे वहां पर भी ये सब कुछ आएगा कि मनी बिल होता क्या है और बाकी फाइनेंशियल बिल क्या होते हैं, ये सब भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप चिंता मत कीजिए, बस अभी के लिए क्वेश्चन के लिए इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, तो 2 टाइप के बिल को जब क्या हो, जब वित्तीय आपातकाल लगा हो, उस समय पर राष्ट्रपति इनको क्या कर सकता है? सुरक्षित रखने का निर्देश दे सकता है। वित्तीय आपातकाल के दौरान किसके वेतन में कटौती की जा सकती है? तो सबसे पहले संघ और राज्यों के सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों सहित सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन की, यानी कि जो गवर्नमेंट सर्विस के अंदर है उन सभी की सैलरी को क्या किया जा सकता है? कम किया जा सकता है वित्तीय आपातकाल के दौरान। क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी को कम किया जा सकता है? बिल्कुल हाँ, किया जा सकता है। हाई कोर्ट के जजेस को भी किया जा सकता है। अभी तक भारत में कौन सी इमरजेंसी को अभी अभी तक एक भी बार घोषणा नहीं की गई है? तो वह है वित्तीय आपातकाल की। एक भी बार ऐसा मौका नहीं आया है जब वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाए। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संघ की कार्यपालिका शक्ति किसके निर्देश तक विस्तृत हो जाती है? राज्यों को। ठीक है, क्या बोला हुआ है कि जब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो जो संघ की कार्यपालिका, यानी कि जो हमारे यूनियन की एग्जीक्यूटिव है, जो संघ की कार्यपालिका है, वो किसको डायरेक्शन दे सकती है? राज्यों को वो डायरेक्शन दे सकती है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। ठीक है, आगे देखते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद को
किस सूची के विषय ऊपर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है? तो किसके? राज्यों की सूची के ऊपर। ठीक है, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है तो संसद राज्यों की सूची के ऊपर भी कानून बना सकते हैं, नहीं तो राज्य की सूची पर राज्य बनाते हैं और केंद्र की सूची पर केंद्र। तो ये भी हम आगे आने वाले पूरे चैप्टर मतलब आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इसको एक अलग से टॉपिक है, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड द स्टेट। ठीक है, यानी कि शक्तियों का बंटवारा राज्यों के बीच में और केंद्र के बीच में। ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी कैन द टेन्योर ऑफ लोकसभा भी एक्सटेंडेड? क्या राष्ट्रपति शासन के दौरान लोकसभा कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है? राष्ट्रपति शासन नहीं, सॉरी, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान बिल्कुल हाँ बढ़ाया जा सकता है। कितने समय के लिए? एक बार में 1 वर्ष। ठीक है, अगर आगे बढ़ाना है तो वापस से सेम प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, वापस से संसद से अप्रूवल वगैरह लेनी पड़ेगी, तो ये सब चीजें होती है। राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त होने के बाद लोकसभा का बढ़ा हुआ कार्यकाल अधिकतम कितने समय तक जारी रह सकता है? 6 माह तक। 6 माह के अंदर अंदर देखो, जो क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल लगा, उसके बाद क्या किया, मालतीय सरकार ने 1 साल के लिए क्या किया, लोकसभा का टेन्योर बढ़ा दिया। वैसे 5 साल होता है, बढ़ा के 6 साल कर दिया। तो जब राष्ट्रीय आपातकाल खत्म होगा तो खत्म होने की डेट से लेकर 6 माह तक का समय होता है वापिस से इलेक्शन करवाने का, और 6 माह में क्या है, इलेक्शन हो जाने चाहिए। आगे देखो, क्या राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य विधानसभा का कार्यकाल भी बढ़ाया जा सकता है? बिल्कुल हाँ, राज्य विधानमंडल का भी कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य विधानसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? सेम 1 साल के लिए, एक बार में। ठीक है, एक बार में 1 साल के लिए। राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त होने के बाद राज्य विधानमंडल का बड़ा हुआ अधिकतम कार्यकाल है जो, वो अधिकतम कितने समय तक जारी रह सकता है? सेम 6 माह के लिए। अनुच्छेद 358 के अंतर्गत कौन सा मौलिक अधिकार से होता है निलंबित हो जाता है? तो मौलिक अधिकार नंबर 19, आर्टिकल 19 वाला अधिकार जो है वो अपने आप निलंबित हो जाता है। आगे देखिए, क्या अनुच्छेद 359 मौलिक अधिकार को निलंबित करता है या केवल उनके प्रवर्तन को? तो मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को, यानी कि उनके एनफोर्समेंट को। सिर्फ क्या है कि मतलब वो क्या है, लागू नहीं होते। ठीक है, वो खत्म नहीं होते हैं लेकिन उनको लागू नहीं किया जा सकता। मतलब कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं जा सकता ये कहने के लिए कि मेरे मेरे मौलिक अधिकारों को छीन लिया गया है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार रहते हैं, लेकिन अगर मान लेते हैं कोई भी चीज होती है और व्यक्ति को लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों को हनन हुआ है, तो वो क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं जा सकता। बस इतनी सी बात होती है। ठीक है, आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 71। 44वें संविधान संशोधन के बाद राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन से दो मौलिक अधिकार परिवर्तनीय बने रहे? 20 और 21। इनको कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता, ये हमेशा ही रहेंगे, चाहे 358 के तहत लगाया गया हो या 359 के तहत। कौन सा आपातकाल केंद्र राज्य विधायी संबंधों को सबसे अधिक प्रभावित करता है? तो नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। क्योंकि राष्ट्रीय आपातकाल में केंद्र सरकार क्या है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है और वो राज्यों के सूची के ऊपर भी कानून बनाने का कार्य कर सकती है। कौन सी इमरजेंसी को विच इमरजेंसी इज ऑल्सो नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी? किस आपातकाल को संवैधानिक आपातकाल भी कहा है? तो राष्ट्रपति शासन को संवैधानिक आपातकाल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, विच इमरजेंसी इज नोन एज इकोनॉमिक इमरजेंसी? तो फाइनेंशियल इमरजेंसी को इकोनॉमिक इमरजेंसी भी हम बोलते हैं। कौन सा आपातकाल संविधान की संघीय व्यवस्था को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? संघीय व्यवस्था यानी कि जो मैंने आपको बताया था कि फेडरल सिस्टम होता है और एक यूनिटरी सिस्टम होता है। फेडरल में राज्यों और केंद्र दोनों के पास शक्ति होती है, और यूनिटरी में केवल केंद्र के पास होती है, राज्यों के पास बहुत ना के बराबर शक्ति होती है। तो जब आपातकाल लगाया जाता है, वैसे तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एज ए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कार्य करता है, जब जिसमें केंद्र और राज्यों के पास दोनों के पास बराबर शक्ति होती है। ठीक है, लेकिन जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है तो क्या होता है, केंद्र के पास शक्तियां ज्यादा आ जाती हैं। ठीक है, इसलिए क्या है, सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगा। आगे देखते हैं, एक सेकंड इसको ठीक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड फॉर द होल इंडिया और एनी पार्ट ऑफ इट नेशनल इमरजेंसी? हम सभी को पता है। ठीक है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अलाउड नेशनल इमरजेंसी टू बी प्रोक्लेम्ड इन ओनली पार्ट ऑफ इंडिया? 42वां संविधान संशोधन ये कहता है कि जो इमरजेंसी है उसको या तो पूरे देश में लगाया जा सकता है या इंडिया के किसी एक भाग के अंदर भी लगाया जा सकता है। आगे देखो, किस संविधान संशोधन ने आपातकाल घोषित करने में राष्ट्रपति की संतुष्टि की को न्यायिक समीक्षा के अधीन बनाया? तो 44वें संविधान संशोधन ने जुडिशियल रिव्यू को के लिए क्या किया, जो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया उसको जुडिशियल रिव्यू भी हो सकता है, इसके बारे में बताया। ठीक है, आगे देखते हैं,
कि संविधान संशोधन ने आपातकाल के संबंध में राष्ट्रपति की संतुष्टि को अंतिम और न्यायिक समीक्षा से परे घोषित किया था। तो 38वां संविधान संशोधन किया गया था कब? जब ऑलरेडी जो राष्ट्रीय आपातकाल था उस समय पर लगा दिया गया था इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा। उसके बाद क्या है, एक के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आए गए, जिसमें एक था हमारा 38वां संविधान संशोधन, जिसमें कि इंदिरा गांधी की गलती ना हो, जो मतलब भविष्य में कोई लोग इंदिरा गांधी के ऊपर सवाल ना उठा सके या फिर कोर्ट उनको पनिश ना कर सके, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, इस कानून को भी पलट दिया। उन्होंने ये किया कि अगर राष्ट्रपति किसी पूरे भारत में भारत के किसी भाग के अंदर राष्ट्रपति शासन की घोषणा करते हैं, सॉरी आपातकाल की घोषणा करते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं, तो जो जुडिशरी है यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसको रिव्यू नहीं कर सकते, ठीक है, उनके रिव्यू की शक्ति से वो बाहर है। तो ये 38वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। विच इमरजेंसी इफेक्ट्स फंडामेंटल राइट्स डायरेक्टली, कौन सा आपातकाल मौलिक अधिकारों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल। कौन सा आपातकाल? राष्ट्रीय आपातकाल प्रभावित करता है। आगे देखो, ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 19 इज सस्पेंडेड ऑटोमेटिकली, अंडर विच आर्टिकल, किस अनुच्छेद के तहत यह ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है? 358 के तहत। राष्ट्रपति को आदेश द्वारा निर्देशित मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित करने की शक्ति किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है? 359 के। देखो 358 से सिर्फ 19 सस्पेंड होगा, लेकिन बाकी मौलिक अधिकारों के लिए 359 की सहायता ली जाएगी, लेकिन 359 में भी आर्टिकल 20 और 21 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। देखो आगे आप ये कि क्या 359 के तहत 20वें एवं 21 के प्रवर्तन को निलंबित किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, ठीक है। आगे देखो, राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करने की विशेष प्रक्रिया प्रारंभ करने का अधिकार संसद के किस सदन को होता है? तो केवल लोकसभा में ये किया जा सकता है, ठीक है, राष्ट्रपति शासन को खत्म करने के लिए लोकसभा के अंदर भी बिल लेके आया जा सकता है। क्या एक दशमांश यानी कि 1/10, एक दशमांश मतलब 1/10 सदस्यों वाले विशेष प्रावधान के अंतर्गत राज्यसभा राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर सकती है? नहीं कर सकती, केवल लोकसभा के अंदर ये किया जा सकता है, ठीक है। राज्यसभा इसको इस मामले में मीटिंग नहीं बुला सकती है। आगे देखो, राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कौन करता है? राष्ट्रपति की ओर से राज्यपाल। भारत के में सबसे अधिक बार कौन सा आपातकाल घोषित किया गया है? तो राष्ट्रपति शासन को सबसे अधिक बार घोषित किया गया है। उसके अलावा नेशनल इमरजेंसी को कितनी बार लगाया गया इंडिया में? 3 अवसरों पर अभी तक नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की गई है, ठीक है। वो तीनों बार क्या किसकी गवर्नमेंट थी उस समय पर? जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, ठीक है। न्यू ईयर वाज द नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम्ड इन इंडिया? 1962, 71 और 1975 के अंदर। 62 में जब भारत चीन का युद्ध हुआ था, 71 में जब भारत पाकिस्तान, और 75 में जब इंदिरा गांधी ने इंटरनल इमरजेंसी लगाई थी। स्वतंत्र भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1962 में चीन युद्ध में की गई थी। आगे देखते हैं, 1971 राष्ट्रीय आपातकाल किस कारण से घोषणा की गई थी? तो किसके कारण से की गई थी? भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण। 1975 का राष्ट्रीय आपातकाल किस आधार पर घोषित किया गया था? आंतरिक अशांति के आधार पर। कौन सा राष्ट्रीय आपातकाल सबसे अधिक लंबे समय तक प्रभावित रहा? 1975 से 1977। नहीं, ये गलत है, ठीक है, यहाँ पे इसकी जगह पे आएगा 1971 वाला, ठीक है, क्या आएगा? 1971, 1971 से 1970 तक। तो यहाँ पे गलत है ये, ठीक है। विच नेशनल इमरजेंसी रिमेन इन फोर्स फॉर द लार्जेस्ट पीरियड? तो 1971 से 1970 तक। आगे देखो, आपातकाल उपबंधों में व्यापक प्रवर्तन करने वाला प्रमुख संविधान संशोधन कौन था? 44वां संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या मिनी संविधान कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन को। कौन सा आपातकाल संघ सरकार को राज्यों को वित्तीय निर्देश देने की शक्ति देता है? वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल के दौरान क्या राष्ट्रपति राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन में कटौती कर सकते हैं? बिल्कुल हाँ, अभी हमने पढ़ाई कर सकते हैं। कौन सा आपातकाल मौलिक अधिकार को निलंबित नहीं करता? राष्ट्रपति शासन तथा वित्तीय आपातकाल मौलिक अधिकार को निलंबित नहीं करता, केवल राष्ट्रीय आपातकाल करता है। किस अनुच्छेद को संविधान का क्या है? मूल प्रावधान। किस अनुच्छेद को संविधान का मृत प्रावधान, ठीक है, क्या आएगा? मृत आएगा। डेड लेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला जाता है? आर्टिकल 360 को। Which part of constitution should every aspirant remember for all emergency related provision? आपातकाल से संबंधित सभी प्रावधानों के लिए संविधान का कौन सा भाग याद रखा जाना चाहिए? भाग 18। कौन सा? भाग 18, अनुच्छेद 352 से 360। तो यहाँ इसी के साथ हमारी क्या है आज की इंडियन पॉलिटी, यहाँ पे मतलब इंडियन पॉलिटी का जो इमरजेंसी वाला चैप्टर है वो कंप्लीट होता है।
और जैसे ही आप ये वीडियो देख लोगे, आप सभी को इमरजेंसी प्रोविजन के जो मॉक टेस्ट है, ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजन का मॉक टेस्ट जो है आप सभी को देना है। जब ये वीडियो का लिंक आपके साथ शेयर किया गया होगा तो उसके अंदर आपको ये भी बता दिया जाएगा ग्रुप के अंदर कि आपको वो टेस्ट कहाँ से देना है, ठीक है। तो वो आपको टेस्ट जरूर देना है, सभी बच्चे उस टेस्ट को जरूर दें। इस टेस्ट से ही आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितने अच्छे से हो पाई है, कितने अच्छे से आपकी तैयारी हुई है और कितने अच्छे से आपको ये चैप्टर आता है, ठीक है। अगर सभी बच्चों का टेस्ट अच्छा होता है तो वो नेक्स्ट वापस से क्या है, इंडियन पॉलिटी की नेक्स्ट वीडियो जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर किसी का टेस्ट बहुत बेकार गया है तो वापस से एक बार रिवाइज कर लीजिए ताकि चीजें आपके वापस से समझ में आए, ठीक है। अगर आप डाउट लेके चलोगे स्टार्टिंग में तो एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।